एक समय की बात है। किसी गांव में चंद्रपाल नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ यशोदा के साथ रहता था। चंद्रपाल जब पैदा हुआ था तब से ही उसका एक हाथ खराब था, जिस कारण वो एक हाथ से ही काम कर पाता था। चंद्रपाल गांव के जमींदार के पास खेतीबाड़ी का काम करके घर का गुजारा चलाता था। चंद्रपाल की माँ को अब उसकी शादी की ही चिंता थी। वो चाहती थी कि उसके जीते जी चंद्रपाल का घर बस जाए। इसी चिंता में वो परेशान रहती थी। ये लो यशोदा बहन, मिठाई खाओ। मैंने अपने बेटे सुधीर का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में तय कर दिया है। लड़की बहुत ही पैसे वाले घर की है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे चंद्रपाल के लिए भी कोई लड़की हो तो बताना। अब मैं भी चंद्रपाल के विवाह के बारे में सोच रही हूँ। यशोदा बहन, चंद्रपाल का हाथ खराब है, ये बात गांव का बच्चा बच्चा जानता है, और ऊपर से वो 50-100 रुपए की नौकरी करता है। उसे कोई अपनी लड़की नहीं देगा। हाँ, कोई गरीब मजबूर हो तो वो तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर सकता है, पर वो भी तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अब एक हाथ से अपाहिज लड़के को भला कौन लड़की देगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। पड़ोसन की बातों को सुनकर यशोदा बहुत दुखी हो जाती है। तभी चंद्रपाल आ जाता है। चंद्रपाल का चेहरा थोड़ा परेशानी से भरा और उदास था। क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आज तू जल्दी आ गया। माँ, जमींदार साहब ने मुझे काम देने से मना कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं एक हाथ से ही काम कर पाता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया और मेरा हिसाब कर दिया। जी छोटा मत कर बेटा, कोई ना कोई काम तुझे जरूर मिल जाएगा। तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अगले कई दिनों तक चंद्रपाल को कोई काम नहीं मिलता। अब इस गांव में उसके लिए कोई काम नहीं था, इसलिए उसने बड़े नगर में जाकर काम ढूंढने के बारे में सोचा। माँ, तुम अपना ख्याल रखना। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं तुरंत तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। अपना ख्याल रखना बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अपने हर काम में सफल हो। अपनी माँ से विदा लेकर चंद्रपाल बड़े नगर में काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चंद्रपाल को किसी भी नगर में कोई काम नहीं मिलता। वो जिस भी नगर में जाता उसके अपाहिज हाथ को देखकर सब काम के लिए मना कर देते। चंद्रपाल अभी नगर में घूम ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी उससे मदद मांगता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बाबा, मेरे पास ये कुछ रोटियां हैं, आप ये खा लो। बेटा, तुमने मुझे अपनी रोटियां दे दी, अब तुम क्या खाओगे? बाबा, मैं तो अभी नगर नगर घूम रहा हूँ, कुछ न कुछ खरीद कर खा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, तो तुम इस नगर के नहीं हो, तुम परदेसी हो। वैसे तुम नगर नगर क्यों भटक रहे हो? बाबा, मैं काम की तलाश में निकला हूँ। चंद्रपाल उस बूढ़े व्यक्ति को अपने बारे में बताता है। बेटा, अगर तुम अपनी परेशानी को दूर करना चाहते हो तो तुम यहाँ से सीधा सुंदर नगर जाओ। वहाँ जाकर तुम्हारी सारी परेशानियों का हल तुम्हें मिल जाएगा। बूढ़े व्यक्ति के कहे मुताबिक चंद्रपाल सुंदर नगर पहुँचता है। बूढ़े बाबा ने मुझे कहा था कि मेरी सारी परेशानियों का हल मुझे सुंदर नगर में मिलेगा, पर यहाँ तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो सारा बाजार बंद पड़ा है। यहाँ मुझे क्या काम मिलेगा? कहीं मैंने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? वो एक आदमी जा रहा है, उससे पूछता हूँ। भैया, जरा रुकना। बोलो भैया, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों रोका? ये नगर में इतना सन्नाटा क्यों है? बाजार भी बंद पड़ा है। भैया, सन्नाटा क्यों नहीं होगा है? जिस राज्य की राजकुमारी की जिंदगी की आखिरी रात हो, उस राज्य में कैसी खुशहाली। राजकुमारी मधुरिमा को बहुत ही गंभीर बीमारी हुई है, जिसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। तो किसी वैद्य से पूछा जाए कि इसका इलाज कैसे संभव है। महाराज ने बहुत से वैद्य और हकीमों को दिखाया है। उनका यही कहना है कि अब राजकुमारी सिर्फ सुनहरी गाय का दूध पीकर ही ठीक हो सकती हैं। पर सुनहरी गाय राक्षस कालकासुर की कैद में है। इस नगर में हम में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि राक्षस कालकासुर को मारकर सुनहरी गाय ला सके। क्या तुम मुझे महाराज चित्रसेन के पास ले जा सकते हो? हाँ, चलो, मैं तुम्हें महाराज के पास ले चलता हूँ। वह आदमी चंद्रपाल को महाराज चित्रसेन के पास ले जाता है। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह होने से पहले ही सुनहरी गाय उस राक्षस के कब्जे से छुड़ा कर ले आऊंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए, बस आप मेरा सुबह होने तक इंतजार कीजिए। युवक, तुम्हारे हौसले को देखकर मेरी भी उम्मीद बंध गई है। जाओ, ये कार्य संपन्न करके शीघ्र लौटो। मैं तुम्हें उस राक्षस के बारे में सब कुछ बता देता हूँ। महाराज चित्रसेन से उस राक्षस के बारे में सारी जानकारी लेकर चंद्रपाल राक्षस की तलाश में निकल पड़ता है। राक्षस एक गुफा में रहता था। राक्षस अभी बाहर गया हुआ था। सुनहरी गाय एक पिंजरे में कैद थी। चंद्रपाल सुनहरी गाय के पास जाता है और अपना परिचय देता है। सुनहरी गाय चंद्रपाल को अपने बारे में बताती है।
मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ। एक बार मैं अपने परिवार के साथ धरती लोक पर घूम रही थी, तब इस राक्षस ने मुझे देख लिया। ये राक्षस मेरी ही तलाश में था। उसने मुझे पकड़ लिया और अपनी शक्तियों से मुझे इस पिंजरे में कैद कर लिया। मेरे जादुई दूध का पान करके वो राक्षस अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता है। मुझे अब उस राक्षस की कैद में नहीं रहना। मैं अपने लोक वापस जाना चाहती हूँ। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा और तुम अपने लोक वापस भी जाओगी। जैसे ही चंद्रपाल गाय के ऊपर प्यार दुलार से हाथ रखता है, उसका दूसरा हाथ अपने आप ठीक हो जाता है। चंद्रपाल, मैं एक जादुई सुनहरी गाय हूँ, इसलिए जैसे ही तुमने मुझे छुआ तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। ये जादुई तलवार लो और उस राक्षस का खात्मा करो। चंद्रपाल के हाथ में एक तलवार आ जाती है। जैसे ही राक्षस आता है, चंद्रपाल उसके सामने आ जाता है। तू कौन है और यहाँ मरने क्यों आया है? मैं नहीं, तुम मारे जाओगे मेरे हाथ से। मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। डरो नहीं चंद्रपाल, ये तलवार राक्षस के पेट में घोंप दो, इससे वो मर जाएगा। जैसे ही राक्षस चंद्रपाल को मारने आता है, चंद्रपाल राक्षस के पेट में तलवार घोंप देता है और राक्षस का अंत हो जाता है। चलो सुनहरी गाय, आज तुम इस राक्षस की कैद से आजाद हो गई हो। सुनहरी गाय, हमें बहुत जल्द सुंदर नगर पहुंचना होगा, पर सुबह होने में सिर्फ कुछ ही देर बाकी है। हम इतनी जल्दी सुंदर नगर कैसे पहुंचेंगे? चिंता मत करो चंद्रपाल, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम कुछ ही पलों में उड़कर सुंदर नगर पहुंच जाएंगे। चंद्रपाल सुनहरी गाय की पीठ पर बैठ जाता है और गाय उड़ने लगती है। कुछ ही देर में वो राजमहल पहुंच जाते हैं। सुबह होने में अभी समय था। सुनहरी गाय दूध देना शुरू करती है और राजवैद्य सुनहरी गाय के दूध से औषधि बनाकर राजकुमारी मधुरिमा को पिलाते हैं। कुछ ही देर में राजकुमारी मधुरिमा को होश आ जाता है। चंद्रपाल, अब मेरा कार्य यहाँ समाप्त हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुनहरी गाय, तुम मुझे हमेशा याद आओगी। इसके पश्चात सुनहरी गाय अदृश्य हो जाती है। चंद्रपाल, आज तुम्हारे कारण ही मेरी पुत्री को दोबारा जीवन मिला है, इसलिए मैं अपनी पुत्री मधुरिमा का हाथ तुम्हारे हाथ में देता हूँ। राजा चित्रसेन की बात सुनकर कुछ पलों के लिए तो चंद्रपाल हैरान रह जाता है। फिर सबके कहने पर वो राजकुमारी मधुरिमा से विवाह कर लेता है। उसके पश्चात महाराज चित्रसेन और महारानी सुमति ढेर सारी धन दौलत और उपहार देकर अपनी पुत्री मधुरिमा को चंद्रपाल के साथ खुशी खुशी विदा करते हैं। अपने पुत्र और बहू को देखकर यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं था। पूरा गांव चंद्रपाल के ठाठ देखकर हैरान था। जो पड़ोसन यशोदा को ताने सुनाकर गई थी, आज वो भी शर्म से लज्जित थी। जमींदार और गांव वाले भी चंद्रपाल को खूब मान सम्मान देते हैं।